हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। लिंक लिस्ट के बारे में हमने टॉपिक जो लिंक लिस्ट का वो स्टार्ट कर दिया था। लिंक लिस्ट के बारे में बात करनी हमने शुरू कर दी थी और हम बहुत सारी बातें उसके बारे में कर चुके हैं। जैसे जो प्रीवियस लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 24 ही था, लेकिन वो उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे, उसे आज आगे डिस्कस करेंगे। उसमें हम बात कर चुके हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं एरे के। एडवांटेजेस का मतलब है उसकी मेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स ऑफ और एडवांटेजेस ऑफ एरे। फिर हमने डिस्कस किया था कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या डीमेरिट्स बोल सकते हैं, या लिमिटेशंस बोल सकते हैं, ड्रॉबैक बोल सकते हैं। हमने एरे के बारे में बात की थी, इससे पहले वाला टॉपिक था कि उसके ड्रॉबैक क्या हैं। और हमने ये बात कर दी थी कि हमें एक जो ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, अब इससे हमें किसकी तरफ जाना चाहिए, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहिए। और वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? दैट डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर इज लिंक लिस्ट। ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। और भी इसके ड्रॉबैक थे एरे के। उन एरे को ओवरकम करने के लिए, उनको दूर करने के लिए हमें अब क्या करना चाहिए, लिंक लिस्ट के साथ काम करना चाहिए। हमने बात की थी कि लिंक लिस्ट क्या होती है। हमने बात कर ली थी वो कितनी तरह की होती है। आप वो वीडियो मेरा दोबारा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने टाइप की होती है लिंक लिस्ट, और कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल है सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर। क्योंकि हमने बात की थी कि लिंक लिस्ट बेसिकली 3 तरह की होती है, सिंगली, डबली, सर्कुलर। और सर्कुलर भी 2 तरह की होती है, सिंगली सर्कुलर और डबली सर्कुलर। तो 4 तरह की लिंक लिस्ट हो गई थी। सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर में भी 2 हो गई थी। नंबर 1 सिंगली सर्कुलर, नंबर 2 डबली सर्कुलर। तो मैं कह सकता हूं 4 तरह की वो लिंक लिस्ट हो गई। और मैंने आपको बताया था कौन कौन से ऑपरेशन उसके ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने इंसर्शन के बारे में आपको बताया था, लेकिन ये बात डिस्कशन करना रह गया था। एक तो ये 2 प्रोग्राम जो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें 2 प्रोग्राम बनाने हैं। एक तो है सिंगली लिंक लिस्ट को फीफो मैनर में इंप्लीमेंट करना, और सिंगली लिंक लिस्ट को लीफो मैनर में इंप्लीमेंट करना। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो या तो आप कह लीजिए कि सिंगली लिंक लिस्ट को हमें फीफो मैनर में इंप्लीमेंट करना है, या एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि क्यू इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट के लिए प्रोग्राम बनाइए सी के अंदर, या उसका एल्गोरिथम लिखिए। इसी तरीके से लीफो हमें सीखना है। लीफो का मतलब है स्टैक। लीफो मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक कैसा डेटा स्ट्रक्चर है जो इस प्रॉपर्टी के ऊपर काम करता है? वो प्रॉपर्टी कौन सी है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट सी का प्रोग्राम बनाइए, किसका? सिंगली लिंक लिस्ट का। या फिर स्टैक इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट करके दिखाइए। ये सब हम देख चुके हैं। मैं आगे कर देता हूं इसे पीपीटी को। सबसे पहले हमने देखा था एडवांटेजेस क्या है। ये कुछ 4-5 एडवांटेज हमने डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। उसका फिक्स साइज है, मेमोरी एलोकेशन के साथ इशू है, और इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन बहुत कॉस्टली हैं। अगर वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाता तो मेमोरी वेस्टेज हो जाता है। तो उसमें सोल्यूशन क्या दिया गया था? उसमें सोल्यूशन दिया गया था वी शुड वर्क विद डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। ये बात हमने सब कर चुके हैं। फिर हमने बात की थी लिंक लिस्ट क्या होता है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है, एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन में काम आता है, और इंसर्शन ऑपरेशन डिलीशन ऑपरेशन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉस्टली नहीं है, वो एक्सपेंसिव नहीं है। फिर मैंने वो 4-5 डायग्राम आपको बना के दिखाए थे कि सिंगली लिंक लिस्ट ऐसे होगा, डबली ऐसे होगा, सिंगली सर्कुलर ऐसे होगा, डबली सर्कुलर ऐसे होगा। तो वो डायग्राम बनाने के बाद फिर मैंने लिंक लिस्ट बताया था होता क्या है। लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ सम सेम डेटा आइटम्स। ये बता दिया था, ये बात सब हो चुकी है कि नोड क्या होता है, नोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कितने तरह का होता है, ये कितने ऑपरेशन पॉसिबल हैं। ये पूरी स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी कि 4 तो प्रोग्राम है किसके लिए, 4 प्रोग्राम इंसर्शन के हैं। 4 प्रोग्राम तो इंसर्शन के हैं, जिसमें कौन कौन से हैं? एक तो फीफो मैनर में लिंक लिस्ट को बनाना, एक लीफो मैनर में लिंक लिस्ट को क्रिएट करना, और एक था ऐड बिफोर। एक नई नोड है जिसे किसी नोड से पहले ऐड करके दिखाइए, और एक था ऐड आफ्टर। एक लिंक लिस्ट बन चुकी है और लिंक लिस्ट बनने के बाद एक नई नोड आ रही है, उसे किसी नोड के बाद में ऐड करके दिखाइए, पहले ऐड करके दिखाइए। तो ये थे इंसर्शन के 4 प्रोग्राम। इसी तरह डिलीशन के 4 प्रोग्राम थे। डिलीशन के 4 प्रोग्राम थे। सबसे पहले तो था डेल फर्स्ट, पहली नोड को डिलीट करके दिखाइए। डेल लास्ट, लास्ट नोड को डिलीट करके दिखाइए। नाम रखे हैं मैंने, ये कुछ भी नाम हो सकते हैं, मैंने नाम रखे हैं ये डेल पर्टिकुलर नाम रखा है मैंने एक। यूजर ने जो नोड कहा, यूजर से पूछे कौन सी डिलीट करना चाहते हो, जो कहा वो करें, डेल पर्टिकुलर। इसी तरह से डेल बिफोर, डेल बिफोर में क्या करेंगे, यूजर से पूछेंगे कि आप एक नोड बताइए जिससे पहले वाली डिलीट करनी है, डेल बिफोर। इसी तरीके से क्या होगा, डेल आफ्टर।
डेल आफ्टर का मतलब है यूजर से पूछेंगे कौन सी नोड डिलीट करनी है, कौन सी नोड के बाद वाली करनी है। कौन सी नोड करनी है तो डेल पर्टिकुलर है, पहली करनी है तो डेल फर्स्ट है, लास्ट वाली करनी है तो डेल लास्ट है, किसके बाद वाली करनी है वो डेल आफ्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया था, 4 तो हो गए इंसर्शन के और ये 5 हो गए डिलीशन के, तो 4 5 9 हो गए, टोटल 9 प्रोग्राम्स हो गए। 5 + 4 = 9 हो गए। और कितने तरह की लिंक लिस्ट है? 4 तरह की लिंक लिस्ट है। तो मैंने आपको कहा था 36 प्रोग्राम्स हो गए। बहुत इजी है, फंक्शन के थ्रू बनाएंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इजीली समझेंगे और दूसरे को इंप्रेस करेंगे दैट वी हैव द आइडिया अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। 36 प्रोग्राम हो गए। और भी प्रोग्राम मेरे दिमाग में है, मैंने दिखाए भी हैं आपको। नोड काउंट करके बताओ कितनी है लिंक लिस्ट में। ऐसी नोड काउंट करके बताओ जिसमें वैल्यू 0 है। ऐसी नोड काउंट करके बताओ जिसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव है। ऐसी नोड काउंट करके बताओ जिसमें वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। पूरी लिंक लिस्ट का मैक्सिमम फाइंड आउट करो कौन सा है, मिनिमम फाइंड आउट करो कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 प्रोग्राम और हो गए, यानी कि 9 + 6 नोड 6 15, 15 × 4 15 चौका 60 प्रोग्राम हो गए। और भी मेरे प्रोग्राम दिमाग में है क्या? और प्रोग्राम कौन सा हो सकता है? लिंक लिस्ट को सॉर्ट करके दिखाओ असेंडिंग ऑर्डर में, लिंक लिस्ट को सॉर्ट करके दिखाओ डिसेंडिंग ऑर्डर में, दो लिंक लिस्ट को मर्ज करके दिखाओ, दो लिंक लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करके दिखाओ, लिंक लिस्ट के ऊपर लिंक लिस्ट का यूज करके पॉलिनोमियल्स को इंप्लीमेंट करके दिखाओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। तो कितने हो गए? 4 इंसर्शन, 5 डिलीशन, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गए। तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। एक छोटा सा फंक्शन बनाते जाएंगे, अपने बड़े प्रोग्राम में जोड़ते जाएंगे। ये सारे प्रोग्राम आप बनाने वाले हो, मैं नहीं भी डिस्कस करूंगा तो यू विल बी एबल टू राइट योरसेल्फ, क्योंकि मर्ज का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी एरे में बता चुका हूं, बस लिंक लिस्ट से बनाना है। कॉन्कैटिनेट का ऑप्शन भी मैं, कॉन्कैटिनेट का जो ऑपरेशन मैं एरे में बता चुका हूं आपको। केवल आपको क्या करना है, उसे लिंक लिस्ट के थ्रू डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके आपसे इंप्लीमेंट करके दिखाना है। तो चलिए सबसे आगे चलते हैं। सबसे पहले ये सारे ऑपरेशन मैंने लिखे हुए हैं, ये सब ऑपरेशन लिखे हैं, 2 स्लाइड के अंदर लिखे हैं कौन कौन से ऑपरेशन हैं। ये देखिए, क्रिएशन लीफो, क्रिएशन फीफो, इंसर्शन बिफोर, इंसर्शन आफ्टर, डेल फर्स्ट, डेल लास्ट, डेल बिफोर, डेल आफ्टर और डेल पर्टिकुलर। 9 हो गए। और लिखा है कैलकुलेट दी सम निकाल लो। ये तो लिखा ही नहीं था मैंने, सम निकाल लो पूरी लिंक लिस्ट का। एपी प्रोग्राम में मैक्सिमम निकाल लीजिए, मिनिमम फाइंड आउट कर लीजिए, 2 लिंक लिस्ट को मर्ज करके दिखाइए, 2 लिंक लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करके दिखाइए, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दिखाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कीजिए, नंबर ऑफ नोड्स काउंट कीजिए, टोटल नंबर ऑफ कंटेनिंग जिसमें नॉन जीरो वैल्यू है, जिसमें 0 वैल्यू है, किसी लोकेशन की, किसी आइटम की लोकेशन फाइंड आउट कीजिए। ये नहीं लिखा था मैंने, एक और बढ़ गया। और दी नंबर ऑफ नोड कंटेनिंग नेगेटिव वैल्यू लिखा था मैंने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल लिखा था मैंने कि 26 से 27 28 हो गए अभी। तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हो सकते हैं जो अब आप डायनेमिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन इंसर्शन और डिलीशन तो इसके बेसिक ऑपरेशन हैं। वो नो प्रोग्राम जिसमें इंसर्शन होता है, डिलीशन, वो आपको आने चाहिए। और जब वो आ जाते हैं तो कुछ भी बनवा लीजिए, सब आप बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आ जाता हूं कि फीफो इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे लिंक लिस्ट का, यानी कि सिंगली लिंक लिस्ट जो 1 वे लिंक लिस्ट है उसका फीफो कैसे बनाएंगे, क्यू मैनर में कैसे बनाएंगे। तो पहले मैं समझाता हूं आपको, फिर प्रोग्राम पे आऊंगा। फीफो का मतलब क्या है? फीफो का मतलब है जिसे हम क्यू कहते हैं। क्यू का मतलब है, सपोज आपने एंट्री करी 1 2 3 4, कल भी बताई थी बात मैंने, यानी कि पिछले लेक्चर में बताई थी कि आपने यूजर से इस तरीके, इस ऑर्डर में डेटा इनपुट कराया। अगर आउटपुट ऐसे ही आता है, यानी कि 1 2 3 4 ही आता है, तो इसका मतलब क्या है, आप क्यू बनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर आउटपुट ऐसे आता है 4 3 2 1, इसका मतलब आप क्या बना रहे हैं, इसका मतलब आप स्टैक इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। समझ लीजिए बात। तो जैसे इनपुट किया वैसे ही आ रहा है, यानी कि जो पहला था वो पहला है, जो दूसरा था वो दूसरा है। और अगर वो ऐसा है तो क्यू है। लेकिन जो पहला था वो लास्ट हो जाए, जो लास्ट था वो पहला हो जाए। वो प्लेट रखी थी एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी, जो लास्ट प्लेट है वो पहले उठाओगे तो वो किसका एग्जाम्पल है, स्टैक का एग्जाम्पल है। बिल जमा करने जाओगे सबसे आगे लग जाओगे तो किसका एग्जाम्पल है, क्यू का एग्जाम्पल है। तो अब मुझे प्रोग्राम बनाना है कि कैसे इंप्लीमेंट करूंगा मैं फीफो को। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, फिर एक नया स्लाइड लेता हूं।
अब आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए कि प्रोग्राम बनाने के लिए मैं यूज करूंगा यूजर डिफाइंड फंक्शंस का। इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करके ये सारे प्रोग्राम लिखने वाला हूं। क्यों लिखने वाला हूं? क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है? रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, या फिर मुझे कहना चाहिए मॉड्यूलैरिटी प्रोवाइड करता है। आपका कंसर्न इससे है, मॉड्यूलैरिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि एक बड़ा लॉजिक व्हेन प्रोग्राम ग्रो इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, तो उससे क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने से क्या होता है, समझना मुश्किल हो जाता है, तो हम उसे छोटे छोटे मॉड्यूल में ब्रेक कर देते हैं। वो छोटे छोटे मॉड्यूल क्या कहलाते हैं? वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं, या फिर उन्हें फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। तो मैं एक बात तो बता रहा हूं कि इन प्रोग्राम्स को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज करूंगा। दूसरी बात, हर एक प्रोग्राम में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि ये क्यों, कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? दिस इज नाउ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। तो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करोगे और आपको एक एड्रेस मिलेगा, और अगर एड्रेस की बात जहां भी आएगी तो यू हैव टू वर्क विद द पॉइंटर्स। इसके अंदर आप फंक्शन का यूज करेंगे, पॉइंटर का करेंगे, और स्ट्रक्चर का यूज भी करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर एक तरीका प्रोवाइड करता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बनाने के लिए, जो किसका कलेक्शन होता है? जो हेट्रोजीनस डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। एरे किसका कलेक्शन होता है? होमोजीनस का। और स्ट्रक्चर किसका कलेक्शन होता है? हेट्रोजीनस का कलेक्शन होता है। तो ये तीनों चीजें हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो इसका आइडिया मुझे लगता है आपको होगा, नहीं होगा तो अभी और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब फंक्शन की बात होती है तो फंक्शन बनाने के लिए हमें कम से कम 3 स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं। जिस प्रोग्राम में आप यूजर डिफाइंड कॉन्सेप्ट, यूजर डिफाइंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसके अंदर उस प्रोग्राम में कम से कम 3 स्टेटमेंट होने चाहिए। वो 3 स्टेटमेंट क्या कहलाते हैं? सबसे पहला स्टेटमेंट तो कहलाता है फंक्शन का प्रोटोटाइप, या जिसे फंक्शन का डिक्लेरेशन भी कहते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन। दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है? फंक्शन का कॉल स्टेटमेंट कहते हैं। और तीसरा क्या होता है? फंक्शन का डेफिनेशन। तो ये तीनों आपको लिखने आने चाहिए। फंक्शन प्रोटोटाइप का क्या मतलब है? फंक्शन प्रोटोटाइप का जो सिंटैक्स है वो क्या है? ऐसे लिखते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप क्या है, फिर हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद जितने आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं केवल उनका डेटा टाइप लिख देते हैं। डेटा टाइप 1, डेटा टाइप 2 एंड सो ऑन, डेटा टाइप n। फॉर एग्जाम्पल, आपने सम नाम का एक फंक्शन बनाया था, सम तो सबने बनाया ही होगा, तो उसमें हम प्रोटोटाइप ऐसे लिखते थे, इंटीजर सम इंटीजर कॉमा इंटीजर। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है जब आपने 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाया था यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। इस फंक्शन से क्या पता चलता है? फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। रिटर्न टाइप का मतलब है ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है? इंटीजर करता है। ये फंक्शन का नाम है, और इससे ये पता चलता है कि ये फंक्शन वर्क्स ऑन हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स, कितने आर्ग्यूमेंट पे काम करता है, एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ दोज आर्ग्यूमेंट्स। ये फंक्शन प्रोटोटाइप से जो बेसिक स्ट्रक्चर है पता लगता है कि रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप का मतलब है फंक्शन जो सम लिखा है जैसे आपने, इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ऑब्वियसली जब आप सम करोगे 2 इंटीजर का, तो यानी कि 2 + 5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 7 मिलेगा, विच इज अगेन एन इंटीजर। तो इंटीजर रिटर्न करता है, फंक्शन का नाम क्या है, और पैरेंथेसिस में आप ये लिखते हो कि वो कितने आर्ग्यूमेंट पे काम करता है। ये 2 पे काम करता है, इससे पता चल रहा है ये सम नाम का फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट पे काम करता है, और इससे ये पता चल रहा है कि दोनों आर्ग्यूमेंट किस टाइप के हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। तो 4 बातें पता चली। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन,
and what are how many arguments, how many parameters we are passing with function, and जो फंक्शन हमने पास किया उनका टाइप क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो था फंक्शन प्रोटोटाइप, पहला वाला था फंक्शन प्रोटोटाइप, दूसरा है फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। एक बात और बता दूं, ये जो है जनरली कहां लिखा जाता है, बिफोर मेन फंक्शन। आप कहां लिखते थे, मेन फंक्शन से पहले लिखते थे। फंक्शन का कॉल स्टेटमेंट, इसके दो सिंटैक्स हैं। व्हेन फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, क्या सिंटैक्स है, जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो वेरिएबल नेम जिसमें आपको वैल्यू लेनी है इक्वल्स टू फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट 1 कॉमा आर्ग्यूमेंट 2 एंड सो ऑन आर्ग्यूमेंट n सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल वही सम वाले की बात करूं तो फंक्शन का नाम है सम, दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं आप इसके अंदर a और b, और ये सम फंक्शन इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एक वैल्यू रिटर्न करेगा जिसे किस में ले लिया आपने, c में ले लिया। या कोई ऐसा दूसरा ये हो सकता है, व्हेन फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, तब सिंटेक्स क्या होगा, तब सिंटेक्स होगा जब रिटर्न नहीं करता तो ये वाले पोर्शन की जरूरत नहीं है, बस जस्ट यू नीड टू राइट फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट 1 कॉमा आर्ग्यूमेंट 2 कॉमा एंड सो ऑन आर्ग्यूमेंट n सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल एक आपको प्रोग्राम बनाना है कि लोअर कैरेक्टर इनपुट किया उसे अपर में कन्वर्ट करना है, तो फंक्शन का नाम सपोज आपने अपर लिखा और वो कैरेक्टर टाइप का एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया सपोज ch, तो ये अपर नाम UPPER, ये अपर नाम का फंक्शन क्या करेगा, इस ch के अंदर जो कैरेक्टर वैल्यू है, ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल होगा, इसके अंदर जो कैरेक्टर A to Z कुछ है उसे ये अपर में कन्वर्ट कर, जो स्मॉल में है उसे अपर में कन्वर्ट करने का बस काम करेगा, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो ये आप खुद डिसाइड करते हो कि कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो ये सिंटेक्स लिखते हो, जब फंक्शन वैल्यू को रिटर्न नहीं करता तो ये वाला सिंटेक्स लिखते हो। तो ये आप फंक्शन कॉल करते कहां पे हो, ये हमेशा कहां लिखा जाता है, विद इन मेन फंक्शन, इन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन लिखा, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस क्लोज, उसके अंदर लिखा जाता है। और तीसरा जो पार्ट है, जो तीसरा स्टेटमेंट है, दैट इज फंक्शन डेफिनेशन। ये वो मॉड्यूल है जिसमें आप क्या लिखते हो, एक्चुअल ऑपरेशन जो आपको परफॉर्म करना है वो लिखते हो। ये वो मॉड्यूल है जिसमें एक्चुअल ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करना चाहते हो, यानी कि जो आप नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म दी ऑपरेशन, जो वाकई आप करना चाहते हो वो किस में लिखते हो, फंक्शन डेफिनेशन में लिखते हो। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है सबसे पहले आप क्या लिखते हो, रिटर्न टाइप लिखते हो, फिर फंक्शन का नाम लिखते हो, उसके बाद डेटा टाइप 1 आर्ग्यूमेंट 1, डेटा टाइप 2 आर्ग्यूमेंट 2 एंड सो ऑन डेटा टाइप n आर्ग्यूमेंट n, यानी कि जितने भी हैं। देन यू विल स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस, देन फंक्शन बॉडी, जो भी कुछ लिखना है आपको, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना। जैसे मैं वही एग्जांपल लूं सम वाला, तो सम में क्या करते हो, रिटर्न टाइप है इंटीजर, फंक्शन का नाम है सम और पहला आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का है, सपोज उसका नाम है a, दूसरा आर्ग्यूमेंट है इंटीजर टाइप का, सपोज उसका नाम है b, कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करते हो, एक तीसरा ले लेते हो c और c इक्वल्स टू a प्लस b लिख देते हो और फिर आप रिटर्न करा देते हो, क्योंकि इंटीजर रिटर्न है तो इंटीजर आप c रिटर्न करा देते हो। तो ये किसका है, ये फंक्शन डेफिनेशन। और फंक्शन डेफिनेशन की जो पहली लाइन है
फंक्शन डेफिनेशन की पहली लाइन को क्या बोलते हैं? फंक्शन हेडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन के बारे में है। तो मैंने आपको बताया कि जब आप ये प्रोग्राम बनाएंगे जब हम ये प्रोग्राम बनाएंगे, एक तो फंक्शन का काम यूज करेंगे, एक पॉइंटर का यूज करेंगे, पॉइंटर का आइडिया मैंने कल दिया था थोड़ा सा, और एक स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं? स्ट्रक्चर लिखने के लिए आप हमेशा सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आप स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हो, और फिर स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद स्ट्रक्चर का नाम रखते हो, फिर उसके बाद आप क्या रखते हो? स्ट्रक्चर मेंबर रखते हो, स्ट्रक्चर डेटा मेंबर, जितने भी आपको रखने हैं वो रखते हो, फिर करली ब्रेसेस क्लोज करते हैं। फिर उसके बाद ये तो स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका हुआ। फॉर एग्जांपल, जैसे एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, स्ट्रक्ट सपोज स्टूडेंट नाम से, ये बनाया होगा आपने सी में। सपोज आपने उसका रोल नंबर मेंटेन किया और उसका नाम मेंटेन किया, क्योंकि क्या कलेक्शन है ये? हेट्रोजीनस एलिमेंट का कलेक्शन। तो इस तरीके से आपने स्ट्रक्ट कीवर्ड से एक स्टूडेंट बना दिया। अब स्टूडेंट क्या है? एक नया डेटा टाइप है जिसमें दो तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है। इसीलिए क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनस एलिमेंट। अब अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया तो इनको यूज कैसे करोगे? स्ट्रक्चर जो एलिमेंट है, एक्सेसिंग ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट, कैसे स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे? कौन से स्ट्रक्चर के एलिमेंट को? इन वाले को। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल, एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना पड़ेगा आपको। जैसे इसे तो ऐसे समझिए, स्टूडेंट को, स्टूडेंट तो ऐसे हो गया जैसे अगर आपने इंटीजर ए लिखा तो स्टूडेंट तो बिल्कुल इंटीजर की तरह हो गया। अब अगर अब इस इंटीजर के साथ काम करना तो वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि थोड़ा सा आपको इसका आइडिया है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि यहां जो सेमीकोलन, मैंने सेमीकोलन लगाना भूल गया, लेकिन सेमीकोलन यहां पे आएगा। तो अगर सेमीकोलन नहीं लगाते, यहीं पे कर दीजिए एस सेमीकोलन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, या तो ऐसे कर दीजिए कि सेमीकोलन से पहले वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, या ऐसे कर लीजिए। सिंटैक्स क्या है डिक्लेयर करने का? स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, और फिर स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पिछले वाले ही अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे। स्ट्रक्चर का नाम क्या था? उसमें स्टूडेंट रखा था मैंने, स्टूडेंट है स्ट्रक्चर का नाम। और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम मैंने क्या रखा था? एस रखा था, कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने यहां पे भी एस रख लिया। तो दो तरीके हैं, या तो अलग से लाइन में ये लिख लो स्ट्रक्ट स्टूडेंट एट सेमीकोलन, पहले पूरा स्ट्रक्चर बना लो, जैसे ये स्ट्रक्चर बनाया बना लो, और इसे अगली लाइन में लिख लो, यहां सेमीकोलन लगा दो, अगली लाइन में लिख लो, या फिर ऐसे कर लो, पहले स्ट्रक्चर बना लो, फिर नेक्स्ट लाइन में ये लिख लो, बात बराबर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद नाउ यू कैन एक्सेस दे। तो फर्स्ट बात थी इसकी कि पहले स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब आप एस से, इस एस वेरिएबल से इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे करोगे, इसके लिए आप डॉट ऑपरेटर का यूज करोगे, बाय डॉट ऑपरेटर। कैसे करोगे? जैसे वेरिएबल, कैसे सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स क्या है? स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम डॉट ऑपरेटर, ये डॉट ऑपरेटर स्ट्रक्चर एलिमेंट नेम। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर का वेरिएबल नाम क्या है? एस डॉट ऑपरेटर, और एलिमेंट कौन कौन से हैं? दो एलिमेंट लिए थे आपने, वन इज रोल नंबर, सेकंड इज नेम। तो यू विल राइट लाइक दिस एस डॉट नेम। अगर आप नेम के साथ काम करना चाहते हो तो एस डॉट नेम लिखेंगे, अगर आप रोल नंबर के साथ काम करना चाहते हो तो एस डॉट रोल नंबर लिखेंगे। ये बात आपने स्ट्रक्चर जब पढ़ा होगा सी में तो पढ़ी होगी, मैंने फिर रिकॉल कर दिया दोबारा से, एस डॉट रोल नंबर लिखेंगे।
अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप स्ट्रक्चर बनाते थे अब भी बनाओगे, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते थे अब भी बनाओगे, स्ट्रक्चर के वेरिएबल से जब आप स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करते थे तो आप डॉट ऑपरेटर का यूज करते थे। कब करते थे डॉट ऑपरेटर? जब ये वाले वेरिएबल पॉइंटर नहीं है। अब तो सारे पॉइंटर होंगे। पहले जब करते थे डॉट ऑपरेटर, जब ये पॉइंटर नहीं है, अब तो सारे पॉइंटर होंगे, तो ये डॉट ऑपरेटर काम नहीं करेगा। डॉट ऑपरेटर की जगह, यानी कि जब ये पॉइंटर की बात आ जाएगी, विद पॉइंटर्स टू एक्सेस डेटा एलिमेंट बाय स्ट्रक्चर वेरिएबल, एरो ऑपरेटर विल बी यूज्ड। ऐसे नहीं बनता ये एक डैश होगा कीबोर्ड पे और ग्रेटर देन का सिंबल होगा। दिस ऑपरेटर विल बी यूज्ड व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सेस द डेटा एलिमेंट बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर वेरिएबल। जो मैंने एस डॉट रोल नंबर लिखा है, अगर वो रोल नंबर पॉइंटर है, यानी कि सारे पॉइंटर हैं, तो अब की बार वो डॉट ऑपरेटर काम नहीं करेगा। आज आपको पता चल गया कि आपको अब जो भी प्रोग्राम लिखना है डॉट से काम नहीं चलेगा, ये वाला साइन आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नाउ यू आर डीलिंग विद द पॉइंटर्स। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं अपनी स्टोरी पे आता हूं। अब मुझे इस लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाना है, या लीफो से बनाना है या फीफो बनाना है। सबसे पहले चलो फीफो से बनाना है, तो मैं उस प्रोग्राम के अंदर 3 फंक्शन बनाऊंगा। अब आ जाइए सीधे स्टोरी पे। अगले जो 40-50 प्रोग्राम है वो कैसे बनेंगे वो देखिए। 3 फंक्शन बनाऊंगा। पहला फंक्शन का नाम मैं रखूंगा न्यू फंक्शन, मैंने खुद रखा, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाऊंगा, न्यू नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा। ये न्यू जो कीवर्ड है, ये न्यू जो वर्ड है, ये लिया गया सी प्लस प्लस से। सी प्लस प्लस में न्यू नाम का डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने का एक फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में। तो मैंने उसी बात को समझते हुए मैंने अपनी प्रोग्रामिंग में कहा नहीं, मैं इस फंक्शन को खुद बनाऊंगा और हमेशा ये न्यू फंक्शन में क्या करूंगा, विल बी यूज्ड टू क्रिएट ए नोड ऑफ लिंक्ड लिस्ट। ये जो न्यू फंक्शन होगा, नोड बनाने के लिए, नोड बनाने का काम न्यू फंक्शन में करूंगा। दूसरा, मैं एक ऐड नोड नाम का फंक्शन बनाऊंगा। ये ऐड नोड फंक्शन क्या करेगा, विल ऐड नोड्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। ये एक नोड बनाएगा, ये इसे जोड़ेगा, दूसरी बनाएगा, जोड़ देगा पहली वाली के साथ, फिर बनाएगा, तीसरी जोड़ देगा, चौथी। ये नोड बनाने का काम करेगा और ये लिस्ट बनाने का काम करेगा। तीसरा फंक्शन केवल एक और होगा, उस फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा है, ट्रैवर्स फंक्शन। ये सब टेक्निकल टर्म मैंने ले लिए अपने फंक्शन के अंदर। ट्रैवर्स यूज्ड टू डिस्प्ले और प्रिंट और राइट दी लिंक्ड लिस्ट। ये क्या करेगा, लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करने का काम करेगा। याद कर लीजिए, 3 फंक्शन बनेंगे, एक न्यू फंक्शन बनेगा, एक एड नोड नाम का फंक्शन बनेगा, न्यू फंक्शन बनेगा, एड नोड नाम का फंक्शन बनेगा, ट्रैवर्स नाम का फंक्शन बनेगा। न्यू फंक्शन का काम है लिंक लिस्ट की नोड को बनाना, एड नोड का काम है लिंक लिस्ट की प्री नोड बनने के बाद उन्हें आपस में जोड़ना, और पूरी लिंक लिस्ट बनने के बाद ट्रैवर्स फंक्शन से उसे प्रिंट करने का काम करेंगे। बस ये 3 फंक्शन बनेंगे, और जब भी कोई नया ऑपरेशन आएगा पहले 3 एज इट इज लिख लेंगे और चौथा काम सीख के उसे अपने प्रोग्राम के अंदर जोड़ देंगे। तो 3 अगर फंक्शन होंगे, अगर 3 फंक्शंस होंगे, तो मेन से पहले मैं 3 फंक्शन प्रोटोटाइप लिखूंगा। मेन से पहले 3 फंक्शन प्रोटोटाइप लिखूंगा। का मेन से पहले, बिफोर मेन फंक्शन। और 3 ही फंक्शन डेफिनेशन लिखूंगा आफ्टर मेन फंक्शन। और कॉल कितनी बार करूंगा, कॉल तो भाई देखो 3 बार। भाई एक फंक्शन अगर मुझे यूज करना है, कॉल तो करना पड़ेगा,
लेकिन एक फंक्शन को एक से ज्यादा कॉल किया जा सकता है, एक से ज्यादा बार, लेकिन मिनिमम 3 कॉल स्टेटमेंट तो मैं लिखूंगा ही, क्योंकि जब मैं न्यू फंक्शन को कॉल करूंगा तो न्यू फंक्शन अपना काम करेगा, जब मैं ऐड नोड फंक्शन को कॉल करूंगा तो ऐड नोड अपना काम करेगा, और जब मैं ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल करूंगा तो ट्रैवर्स फंक्शन से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी प्रोग्राम में एक फंक्शन को आप दोबारा करने के लिए ट्रैवर्स यानी कि एक पहले प्रिंट कराया फिर दोबारा प्रिंट कराने के लिए दोबारा कॉल कर लो, तो मिनिमम 3 कॉल स्टेटमेंट तो होंगे ही, और वो कहां होंगे? विद इन मेन फंक्शन। विद इन मेन फंक्शन का मतलब है जो भी कुछ हम फंक्शन डेफिनेशन में लिखते हैं उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उसका कॉल स्टेटमेंट कहां लिखा होना चाहिए? मेन फंक्शन के अंदर लिखा होना चाहिए। तो आपको बात आ गई समझ में, 3 फंक्शन। चलिए अब मैं सबसे पहले आपको एक फंक्शन सिखाता हूं जिसका नाम है न्यू फंक्शन। न्यू फंक्शन ये नोड बनाने का काम करता है, जो यूज्ड टू क्रिएट ए नोड ऑफ लिंक लिस्ट। इसको सीखते हैं पहले, मैं सीधे इस पे आ जाता हूं। अब इसको सीखते हैं सबसे पहले, न्यू फंक्शन को। ये है न्यू फंक्शन। अब समझिए मेरी बात, ये जो न्यू फंक्शन है, ये न्यू फंक्शन जो है ये एक नोड बनाने का काम करता है। और मैं कैसी नोड बना रहा हूं? मैं ऐसी नोड बना रहा हूं जिसके अंदर एक तो इंटीजर टाइप का इंफॉर्मेशन पार्ट होगा, और एक नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें एड्रेस होगा नेक्स्ट वाली नोड का। लेकिन क्योंकि ये नोड बनाने का काम करता है, जोड़ता नहीं है, तो इसमें तो हमेशा नेक्स्ट में नल होगा। तो ये जो न्यू फंक्शन है, क्योंकि इसमें इसे एक इंटीजर वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो एक इंटीजर वैल्यू यहां पे आनी चाहिए। ये कहां से आएगी? ये फंक्शन कॉल से आएगी। मैं तो सीधे फंक्शन डेफिनेशन पे आ गया। कैसे आएगी? बहुत सारा हो गया तो पीछे है वो, यहां से आएगी। ये न्यू फंक्शन कहां कॉल किया? ये कॉल किया हुआ है। ये क्या है? ये है फंक्शन कॉल। ये है फंक्शन कॉल। तो ये फंक्शन कॉल कैसा है? न्यू नाम का फंक्शन है, जो जैसे न्यू पे जाएगा तो एक इंटीजर वैल्यू लेके जाएगा। ये कौन सी वैल्यू है? ये एंटर ए नंबर करके आपने एक इंटीजर वैल्यू इनपुट करी है, तो ये इंटीजर वैल्यू लेके कहां पे आएगा? जैसे ही वो कहां से करना शुरू करेगा? मेन से पढ़ना शुरू करेगा। अब ये बताऊंगा, मेन से पढ़ना शुरू करेगा तो जैसे ही इस लाइन पे आएगा तो ये क्या लिखा है? फंक्शन कॉल स्टेटमेंट लिखा है, टू फंक्शन न्यू। न्यू फंक्शन के लिए फंक्शन कॉल लिखा है। तो जैसे ही यहां पे आएगा कंट्रोल, वो न्यू फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा। ये आ गया न्यू फंक्शन की डेफिनेशन, यहां पे आ गया वो। तो ये वहां से एक वैल्यू लेके आएगा। सपोज उस वैल्यू का वो है 22 है सपोज, तो ये 22 लेके आएगा न्यू फंक्शन। अब ये न्यू फंक्शन से पहले स्टार लगा है, ये नहीं आपने पहले कभी देखा होगा। हो सकता है आपने बहुत डीप में सी पढ़ा हो, तो आपको मालूम है एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज नोन एज फंक्शन पॉइंटर। जब किसी फंक्शन से पहले पॉइंटर लगा हो, फंक्शन से पहले एस्टेरिस्क सिंबल लगा हो, इसका मतलब वो फंक्शन क्या रिटर्न करता है? वो फंक्शन पॉइंटर रिटर्न करता है। अगर इस पे पहले नहीं लगा है तो इंटीजर रिटर्न करता होगा, फ्लोट करता होगा, डबल करता होगा। लेकिन ये न्यू फंक्शन क्या रिटर्न करता है? पॉइंटर रिटर्न करता है। ये पॉइंटर क्यों रिटर्न करता है भाई? क्यों? ये फंक्शन एक नोड बनाने का काम करता है। किसकी नोड बनाने का? लिंक लिस्ट की, सिंगली लिंक लिस्ट की नोड बनाने का काम करता है। और नोड का क्या मतलब है? नोड का मतलब ये है, नोड का मतलब क्या है? उसमें एक इंटीजर वैल्यू होगी और उसके अंदर क्या होगा? एक एड्रेस होगा। ये इंटीजर वैल्यू होगी, इन्फो ले लिया, कोई भी वेरिएबल ले लिया, इंटीजर इन्फो, और ये जो नेक्स्ट वेरिएबल है ये एड्रेस कंटेन करेगा। अगर ये एड्रेस कंटेन करेगा, कि नोड में जो नेक्स्ट वाला जो वेरिएबल होगा, जो दूसरा जो इंफॉर्मेशन होगा, वो क्या रखता है? वो एड्रेस रखता है। अगर वो एड्रेस रखता है तो वो पॉइंटर का होगा, और एड्रेस भी किसका रखता है? वो अगली नोड का रखता है ना। तो अगली नोड क्या है? वो अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। ये जो stu है, ये एक स्ट्रक्चर है, बना दिया। उसमें एक स्ट्रक्चर जो है, जो stu एक नोड को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, तो ऐसे एक नोड हो गया। और उस नोड में एक तो हो गया इन्फो पार्ट, जो किस टाइप का लिया? इंटीजर टाइप का लिया। और उसमें एक हो गया नेक्स्ट पार्ट,
जो किस टाइप का लिया, पॉइंटर टाइप का लिया, क्योंकि उसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, और नेक्स्ट नोड अपने आप में क्या होता है, वो भी तो स्ट्रक्चर ही होता है, और उसका नाम आपने क्या रखा है, stru रखा है, तो इसीलिए तो लिखा है इसका डेटा टाइप struct stru * next। तो ये नोड है एक लिंक लिस्ट की, ठीक है। वापस आता हूं मैं, ये नोड है, तो ये जो न्यू नाम का फंक्शन है ये नोड बनाने का काम करेगा। नोड बनाने का मतलब है मेमोरी की कोई जगह जहां पे इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होगा, तो मेमोरी की कोई जगह मतलब उसका कोई एड्रेस। तो न्यू नाम का फंक्शन एक नोड बना के एड्रेस रिटर्न करता है। सीधी हो गई बात, बिल्कुल क्लियर। न्यू नाम का फंक्शन एक नोड बनाने के बाद मेमोरी में एक नोड बनाएगा जिसमें कुछ इस तरह की व्यवस्था होगी और उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये फंक्शन एड्रेस रिटर्न करेगा। किसका एड्रेस रिटर्न करेगा, स्ट्रक्चर का एड्रेस रिटर्न करेगा। इसीलिए इससे पहले क्या लिखा, struct stru * new integer a। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फंक्शन डेफिनेशन का फंक्शन हेडर समझ में आ गया होगा। फंक्शन हेडर ये बता रहा है कि ये फंक्शन एक इंटीजर आर्गुमेंट पे काम करता है, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, ये फंक्शन काम करने के बाद जिसका नाम न्यू है वो एक एड्रेस रिटर्न करता है। एड्रेस रिटर्न करता है तो फंक्शन के नाम से पहले आपने क्या लगा दिया, एस्ट्रिक लगा दिया। फंक्शन के नाम से पहले एस्ट्रिक होता है तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, फंक्शन पॉइंटर बोलते हैं। तो फंक्शन पॉइंटर हो गया है। तो फंक्शन पॉइंटर का मतलब हो गया कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, और वो क्या है, वो एड्रेस है। और किसका एड्रेस है, वो पूरे स्ट्रक्चर का एड्रेस रिटर्न करेगा। इसीलिए उससे पहले क्या लिखा है, struct stru लिखा हुआ है। struct तो है स्ट्रक्चर के लिए, stru है जिसको मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये मुझे लगता है आपको फंक्शन हेडर समझ में आ गया होगा। मेरी बात को बार बार सुनिएगा, इट विल बी क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं आगे। अब ये क्या करता है, कैसे करता है, ये सबसे पहले पूरे स्ट्रक्चर का साइज कैलकुलेट कर लेता है। साइज ऑफ एक फंक्शन होता है, ये आपने शायद पढ़ा होगा, पढ़ना चाहिए था आपको सी में। साइज ऑफ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो साइज ऑफ, सपोज मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको साइज ऑफ का। सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया, इंटीजर ए वेरिएबल डिक्लेयर किया और आपने लिखा printf %d और साइज ऑफ ए लिखा आपने, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 2, क्योंकि इंटीजर को मेमोरी में कितने बाइट की रिक्वायरमेंट होती है, 2 बाइट की होती है। सपोज आपने लिखा कि ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है, सपोज ये कैरेक्टर टाइप का है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 1। अगर सपोज ये वेरिएबल आपने लिया, दिस इज ऑफ फ्लोट टाइप, तो अगर आपने साइज ऑफ ए प्रिंट किया तो आउटपुट कितना आएगा, 4 आएगा। तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि साइज ऑफ फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द साइज ऑफ एन ऑपरेंड, साइज ऑफ एन ऑपरेंड इन बाइट्स। अगर 4 बता रहा है तो आप समझिए कि 4 बाइट बता रहा है, अगर 1 बता रहा है रिटर्न कर रहा है तो आप समझिए कि 1 बाइट रिटर्न करता है। चलिए वापस चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये स्ट्रक्ट जो है, जो struct stru है, जिसका नाम स्ट्रक्चर का नाम क्या है, stu है, स्टूडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो स्ट्रक्चर का पहले ये साइज कैलकुलेट करेगा। मैंने बताया था ना कि लिंक लिस्ट कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, जितनी जरूरत होगी उतना पहले कैलकुलेट करेगा और उसके लिए उतनी मेमोरी आपके लिए रिजर्व करके आपको देगा। ये काम करेगा लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में आपने क्या किया, पूरे स्ट्रक्चर का पहले तो साइज निकाला, इसने कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ये वो इंटीजर रिटर्न करेगा और उस इंटीजर को लेके उतनी मेमोरी, मैलॉक फंक्शन, मैलॉक क्या होता है, मैलॉक इज, व्हाट इज मैलॉक, मैलॉक फंक्शन इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। ठीक है, और भी होते हैं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मैलॉक भी होता है, कैलॉक भी होता है, रीएलॉक भी होता है। मैंने कौन सा यूज किया, मैलॉक, मैलॉक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन, मैलॉक डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन फंक्शन। तो ये जो मैलॉक फंक्शन है, ये साइज ऑफ ने तो साइज कैलकुलेट किया, इसने कहा बताया 10 बाइट चाहिए, उतनी बाइट एलोकेट करेगा मेमोरी में। अब ये फंक्शन है, ये तो फंक्शन, इस फंक्शन के तो आर्ग्यूमेंट ये हैं और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप ये है। फंक्शन के नाम से पहले जो लिखा होता है वो उसका रिटर्न टाइप होता है, और फंक्शन के नाम के अंदर जो लिखा होता है वो उसका आर्ग्यूमेंट होता है, उसके पैरामीटर होते हैं। तो पैरामीटर तो समझ में आ गए कि साइज ऑफ से आप साइज कैलकुलेट करेंगे, साइज कैलकुलेट करने के बाद जितना वो बताएगा मैलॉक फंक्शन से उतनी मेमोरी एलोकेट करेगा। अब मैलॉक क्या रिटर्न करेगा, मैलॉक पॉइंटर रिटर्न करेगा, पॉइंटर लिखा है, मैलॉक क्या रिटर्न करेगा,
malloc will return pointer value। क्यों? malloc क्या रिटर्न करेगा? malloc तो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के बाद मेमोरी का एक एड्रेस रिटर्न करेगा, भाई यहां से आपकी मेमोरी आप यूज कर लीजिए, तो ये पॉइंटर रिटर्न करेगा। और पॉइंटर भी किसका होगा? वो पूरे स्ट्रक्चर का होगा ना। अल्टीमेटली वो मेमोरी रिजर्व कर किसके लिए रहा है? एक पूरी नोड के लिए कर रहा है। तो अगर वो पूरी नोड के लिए कर रहा है तो नोड, व्हाट इज नोड? नोड इटसेल्फ एन ए स्ट्रक्चर। नोड क्या है? अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। तो ये पूरी लाइन को दोबारा बोल देता हूं, साइज ऑफ फंक्शन, पूरे स्ट्रक्चर का साइज कैलकुलेट करने के बाद जितना उसने नंबर रिटर्न किया उतनी मेमोरी एलोकेट करके एक एड्रेस रिटर्न करेगा, और वो एड्रेस अपने आप में एक स्ट्रक्चर का एड्रेस होगा, और उस एड्रेस को किस में डाल देगा? एक पी वेरिएबल में डाल देगा। पी नाम का एक वेरिएबल है, और ये वेरिएबल कैसा होगा? ये वेरिएबल पॉइंटर टाइप का होगा। दिस वेरिएबल विल बी ऑफ पॉइंटर टाइप का। देखिए वेरिएबल कैसा लिया है? पॉइंटर टाइप का। और पॉइंटर में भी कैसा? स्ट्रक्चर पॉइंटर। इस पॉइंटर का मतलब क्या है? स्ट्रक्ट टू एस्टिक पी, क्योंकि पी में एड्रेस आएगा किसका? एक नोड का। नोड अपने आप में क्या होती है? एक स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्ट टू एस्टिक पी, तो पी में क्या आएगा? एड्रेस आएगा एक नोड का। यानी कि इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद, इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद, ये लाइन एग्जीक्यूट जब हो जाएगी तो इसके बाद पी नाम की मेमोरी में एक जगह बनेगी जिसके दो पार्ट होंगे। उसके दो पार्ट होंगे, एक तो होगा उसका इंफॉर्मेशन पार्ट और एक होगा उसका नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि उसने क्या बनाया? स्ट्रक्चर बनाया ना। और स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब है नोड, और नोड का मतलब क्या है? नोड का मतलब है ये स्ट्रक्चर, जो ये वाला स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्ट टू ने, यानी कि पी में क्या आ गया? इसका एड्रेस आ गया। उस एड्रेस में दो चीजें हैं, एक तो उसका इंटीजर का इन्फो पार्ट है और एक उसका एड्रेस टाइप का, पॉइंटर टाइप का नेक्स्ट पार्ट है। तो यानी कि जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद, इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद ये बन गया पी, एक जगह बन गई। तो इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद पी आ गया। पी एक ऐसी जगह रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें इंटीजर की एक वैल्यू आ सकती है और नेक्स्ट में किसी का एड्रेस आ सकता है। अब क्या? नेक्स्ट लाइन पे आइए, पी के इन्फो में ये डाल दो, वो जो 22 आया था पी का इन्फो। अब इसको ऐसे पढ़िए, इन्फो ऑफ पी, पी के इन्फो में पी का इन्फो। देखिए वो ऑपरेटर मैंने बताया कि अगर ये पी पॉइंटर टाइप का है तो इस पॉइंटर टाइप के वेरिएबल से अगर आपको स्ट्रक्चर के एलिमेंट को रेफर करना है तो डॉट ऑपरेटर काम नहीं करेगा। उसके लिए ये क्या सा ऑपरेटर होना चाहिए? ये एरो ऑपरेटर होना चाहिए। तो मैंने एरो ऑपरेटर लगाया, सब जगह एरो ऑपरेटर लगे हैं। देखिए ये भी एरो है, सब जगह एरो ऑपरेटर लगे हैं। अब कहीं भी डॉट ऑपरेटर का यूज नहीं किया है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है वो किस टाइप का है? वो पॉइंटर टाइप का है। अगर वो पॉइंटर टाइप का है तो पॉइंटर टाइप के स्ट्रक्चर वेरिएबल से स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए वो क्या एरो, कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? एरो ऑपरेटर यूज करेंगे। तो पी के इन्फो में आ जाए, पी के इन्फो में 22 आ जाए, पी के नेक्स्ट में नल आ जाए, पी के नेक्स्ट में, ये पी का नेक्स्ट है ना, इसमें नल आ जाए। तो देख लीजिए इस वाले फंक्शन ने रिटर्न पी, ये पी नाम की एक नोड बना दी। तो जैसे ही ये पी नाम की एक नोड बनाएगा तो वापस वहां चला जाएगा जहां से ये आया था, ये यहां से आया था। तो ये फंक्शन न्यू नाम का फंक्शन एक नोड बना के किस में डाल देगा? उसका एड्रेस पी में डाल देगा। जैसे ही एक नोड बनेगी, नोड बनने के बाद एक फंक्शन कॉल होगा ऐड नोड पी, ऐड नोड। मैंने दो फंक्शन बनाए हैं, एक फंक्शन का नाम रखा है ऐड नोड फीफो और दूसरे प्रोग्राम में फंक्शन का नाम रखा है ऐड नोड लीफो। तो ऐड नोड फीफो जैसे ही होगा पी को लेके जाएगा, पी को लेके जाएगा तो उसकी अब डेफिनेशन उसकी समझते हैं। अब इसको समझते हैं, ऐड नोड को, ऐड नोड को समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा? एक सपोज पी नाम की नोड बन गई, तो पी नाम की नोड बन गई तो टेम्प इक्वल्स टू हेड हो गया। टेम्प इक्वल्स टू हेड का मतलब टेम्प वेरिएबल कहां पे आ गया? हेड पे आ गया। टेम्प वेरिएबल कहां पे आ गया? हेड पे आ गया। और हेड क्या है शुरू में? हेड एक वेरिएबल है। हेड क्या है? हेड एक वेरिएबल है जो इनिशियली कहां पे है? हेड है नल पे है। देखिए शुरू में सेट किया हुआ है मैंने। हेड भी एक पॉइंटर वेरिएबल है, वो भी स्ट्रक्चर पॉइंटर है। इनिशियली इसके अंदर क्या है? नल है। इसका नल का मतलब क्या है? हेड वहां रहेगा। मैंने कल भी बात बताई थी कि पहली नोड कौन सी है उसका एड्रेस किस में आएगा? हेड में आएगा। तो अभी तो लिंक लिस्ट बनी नहीं है। जब लिंक लिस्ट बनी नहीं है तो हेड में क्या है? नल है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हेड में अभी कितना है? नल है। तो जब हेड में नल है, तो हेड में नल है, वो टेम्प में भी नल आ गया। यानी कि हेड और टेम्प में दोनों में कितना आ गया? वो नल आ गया।
अभी कुछ नहीं, कोई नोड बनी नहीं है अभी लिंक लिस्ट में, अभी लिंक लिस्ट नहीं बनी है, एक नोड बनी है वो अलग बात है, लिंक लिस्ट नहीं बनी है। वो कह रहा है अगर हेड नल के बराबर है, हाँ जी हेड नल के बराबर है, अगर हेड नल के बराबर है तो इसका मतलब यही पहली नोड है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अगर हेड नल के बराबर है तो अगर हेड में जैसे ही कोई नोड आएगी तो उसका एड्रेस किस में आएगा कि जी ये पहली नोड है, अब इसका एड्रेस किस में आ गया, हेड में आ गया। इफ हेड इक्वल्स टू नल, डबल इक्वल बराबर है अगर हेड और नल, अगर हेड नल के बराबर है तो कंडीशन इस केस में अभी आपकी ट्रू है, तो हेड इक्वल्स टू पी हो जाए, यानी कि जो पी में है, पी में इस नोड का एड्रेस है, हेड भी यहीं आ जाए। तो देख लीजिए अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहा है ये, कि अगर हेड की में नल के बराबर है, बिल्कुल है, पहली बार जब पहली नोड बनी, जब पहली बार न्यू फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो एक नोड बन गई, और नोड बनने के बाद एड्रेस किस में आ गया, पी में आ गया। तो है अगर हेड नल के बराबर है तो हेड इक्वल्स टू पी हो जाए, यानी कि हेड में क्या आ जाए, जो पी में है, पी में क्या है, इस नोड का एड्रेस है, हेड में आ गया। अब हेड भी इसे पॉइंट करने लगा, तो ये क्या हो गया, ये इससे बाहर आ गया। बस ये एल्स, ये इफ में, और ये सारा किस में लिखा है, ये सारा एल्स में लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, मैं मानता हूं दोबारा से अब एक नोड बन गई, अब एक नोड और बना देता है, ये P नाम का एक नोड बन जाता है जिसकी वैल्यू है 24, नेक्स्ट में नल। कौन बनाएगा, ये बनाएगा। फिर प्रोग्राम चला होगा, सपोज इसमें कितनी वैल्यू आ गई, 24 आ गई, 24 को लेके इसने P नाम की नोड बना दी। फिर वो हेड नोड के पास आएगा, टेम्प इक्वल्स टू हेड हो जाएगा, यानी कि टेम्प कहां पे आएगा, अब तो टेम्प यहां है ना, अब हेड यहां है तो टेम्प आ गया। क्या हेड नल के बराबर है, अब हेड नल के बराबर नहीं है, अब हेड में तो एक नोड का एड्रेस है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो वाइल ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल के बराबर ना हो जाए। टेम्प का नेक्स्ट तो नल के बराबर है भाई, ये तो पहली बार ही हो गया, टेम्प का नेक्स्ट नल के बराबर है, हाँ है। तो टेम्प का नेक्स्ट अगर नल के बराबर है, क्या टेम्प का नेक्स्ट नल के नॉट इक्वल टू नल, वो कह रहा नहीं, टेम्प का नेक्स्ट तो नल के बराबर है, तो ये कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसके बाद लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि करली ब्रेसेस यहां से शुरू होता है और यहां पे खत्म होता है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। केवल क्या होगा, टेम्प के नेक्स्ट में पी आ जाएगा, टेम्प के नेक्स्ट में पी आ जाएगा। देखो जुड़ गई, वो पहली थी अब दूसरी थी, फिर आ गया एक बार और नोड, सोर सपोज बाहर आ गया, सपोज एक नोड और आ गया पी नाम का जिसमें 25 आ गया, नेक्स्ट में नल है, दो नोड की एक लिस्ट बनी हुई है और इसके नेक्स्ट में एक नई नोड बन के आ गई, ये पी ने इसने बनाई। पूरा प्रोग्राम डिस्कस करूंगा अभी कैसे ये चल रहा है, अभी मैं केवल डेफिनेशन पे आ गया कैसे जुड़ रही है आपस में। इसने नई नोड बनाई, नई नोड कैसे बनती है आपको पता लग गई, एक वैल्यू उधर से आई, साइज कैलकुलेट किया, मैलॉक ने मेमोरी एलोकेट किया, रिटर्न किया, पी में आ गया, इन्फो में 24 आ गया, नेक्स्ट में नल आ गया, रिटर्न पी, वहां से हेड नोड आ गया, अब यहां आ गया, टेम्प इक्वल्स टू हेड हो गया। अब टेम्प कहां गया, हेड कहां पे है, वो यही है, यही आ गया टेम्प। हेड क्या नल के बराबर है, नहीं भाई हेड नल के बराबर नहीं है, हेड तो नेक्स्ट में एक एड्रेस है, फिर उसके बाद एक नोड है, उसके नेक्स्ट में नल है, तो हेड नल के बराबर नहीं है। कंडीशन कैसी होगी, फॉल्स हो गई, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स में आएगा। व्हाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है, टेम्प का नेक्स्ट तो नल के बराबर नहीं है। अब की बार क्या हो गई, अब की बार ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प में क्या आ जाए, जो टेम्प के नेक्स्ट में है, टेम्प के नेक्स्ट में तो इसका एड्रेस है, यानी कि टेम्प यहां से यहां आ जाए, फिर यहां से वापस गया, इस कंडीशन को चाहिए, टेम्प का नेक्स्ट नल के बराबर नहीं है, टेम्प यहां पे आ गया, टेम्प का नेक्स्ट तो नल के बराबर है, ये कंडीशन अब फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं, सीधा यहां आएगा, टेम्प के नेक्स्ट में पी डाल दो, टेम्प के नेक्स्ट में जो नल है हटा दो, उसमें पी डाल दो, तो टेम्प के नेक्स्ट में पी आ गया। बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो रही है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ये एक नोड बना रहा है, ये नोड को जोड़ने का काम कर रहा है। एक और ले लेता हूं, एक बार और जोड़ के दिखाता हूं, एक नई नोड फिर बन गई पी नाम की, कौन बनाएगा, ये बनाएगा। उसके इंफॉर्मेशन में क्या होगा, सपोज 26 होगा, यहां से आएगी वैल्यू, उसके नेक्स्ट में नल होगा, 1 2 3 नोड की एक लिंक लिस्ट पहले से बनी हुई है, फिर से एग्जीक्यूट हुआ, इसने नोड बनाई, बन गई, यहां पे आया ऐड नोड फीफो, टेम्प इक्वल्स टू हेड, टेम्प कहां पे आ गया, टेम्प फिर यहां आ गया, टेम्प कहां आ गया, टेम्प में टेम्प किसके बराबर हो गया, हेड, हेड तो यही है, क्योंकि हेड कहां रहेगा, हेड में एड्रेस होगा पहले वाली नोड का, यहां पे आ गया। इफ हेड इक्वल्स टू नल, क्या हेड नल के बराबर है, नहीं हेड नल के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। हेड में तो एड्रेस है किसी नोड का, अगर एड्रेस है तो इसका मतलब नोड बनी हुई है, पहले से भी बनी हुई है, तो फॉल्स हो गया, एल्स में आ गया। व्हाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प यहां से हटके यहां आ गया, अब की बार टेम्प यहां पे आ गया, पहले यहां था यहां आ गया,
फिर इसके बाद यहां से वापस गया, टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, नहीं नल के बराबर नहीं है, टेम्प के नेक्स्ट में तो एड्रेस है दूसरे वाली नोड का, तो कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई, ये एग्जीक्यूट हुआ, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प यहां से हटके टेम्प का नेक्स्ट क्या है, ये वाला है, तो टेम्प यहां पे आ गया। टेम्प इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट का मतलब क्या है, टेम्प इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट का मतलब टेम्प के नेक्स्ट में जो है वो टेम्प में आ गया, और टेम्प के नेक्स्ट में नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस है वो टेम्प में आ गया, तो यहां पे आ गया टेम्प। अब फिर वापस गया, क्योंकि ये चल रही है व्हाइल लूप के अंदर, तो टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, टेम्प का नेक्स्ट क्या नल के बराबर है, टेम्प का नेक्स्ट नल के बराबर है, बराबर है इस बार, क्योंकि पहली से फिर दूसरी पे आया, दूसरी से तीसरी पे आ गया, दूसरी तीसरी के नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट में नल है, हाँ नल है, और कह रहा नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा क्या करेगा, टेम्प के नेक्स्ट में पी आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में जो नल था वो हट जाए और वो पी आ जाए, मतलब इसका एड्रेस इसमें आ जाए, तो इसको पॉइंट आउट करना शुरू वो कर देगा। तो मैंने आपको न्यू बता दिया, आपको एड नोड बता दिया, अब सीधे आता हूं ट्रैवर्स पे। ट्रैवर्स कैसे कर रहा है, सपोज ये लिस्ट बनी हुई है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये रेड हो गया, ये लिस्ट यहां से शुरू है, यहां से शुरू है, और टेम्प यहां पे है, क्योंकि उसमें क्या लिखा है, टेम्प इक्वल्स टू हेड, यानी कि टेम्प यहां पे आ गया, बहुत सारा लिख दिया है, यहां पे मैं रेड पेन से लिख रहा हूं इस लाइन को एग्जिट, टेम्प इक्वल्स टू हेड का मतलब जो हेड में है वो टेम्प में आ जाए, हेड में क्या पहली वाली नोड का एड्रेस है वो किस में आ जाए, टेम्प में आ जाए। वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प नल के बराबर है, नहीं टेम्प में तो पहली नोड का एड्रेस है, तो टेम्प का इन्फो प्रिंट कर दो, टेम्प का इन्फो है 22, वो 22 प्रिंट कर दो, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहां से हटके टेम्प का नेक्स्ट, ये टेम्प यहां पे आ गया, फिर यहां से वापस गया, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है, नहीं टेम्प में तो एड्रेस है, तो ये कंडीशन कैसे होगी, ये भी ये कह रहा है टेम्प नॉट इक्वल टू नल, आप भी कह रहे हो टेम्प नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन इज टेम्प का इन्फो प्रिंट कर दीजिए, टेम्प का इन्फो कितना हो गया 24 हो गया, फिर यहां से वापस जाएगा टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प यहां से हटके कहां जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट ये है, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प के नेक्स्ट में जो टेम्प में आ जाए, तो उसके बाद यहां से वापस गया, टेम्प इज नॉट इक्वल टू टेम्प नल के बराबर नहीं है, फिर कंडीशन ट्रू हो गई, तो टेम्प का इन्फो प्रिंट कर दो, 25 प्रिंट कर दिया, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहां से हटके टेम्प यहां आ गया नेक्स्ट वाली नोड पे, फिर यहां से वापस गया, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू हो गई, टेम्प का इन्फो प्रिंट कर दो, टेम्प का इन्फो कितना है 26 है, प्रिंट कर दिया, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट पे अब टेम्प इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट से टेम्प के नेक्स्ट में जो है वो आ जाए, तो टेम्प यहां पे आ गया, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट का मतलब क्या है, टेम्प के नेक्स्ट में जो है वो टेम्प में आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में नल है तो टेम्प में नल आ गया, यानी कि यहां आ गया, यहां से वापस गया, व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, ये कह रहा था जब तक ये टेम्प नल के बराबर ना हो जाए, नाउ टेम्प इज इक्वल टू नल, तो बाहर इसके अंदर नहीं जाएगा, बाहर आएगा, और क्या प्रिंट करा दिया उसने, आपने प्रिंट करा दिया 24, सबसे पहले 22 आया था, फिर 24 आया था, 25 आया था, 26 आया, तो जिस ऑर्डर में आए थे उस ऑर्डर में प्रिंट करा दिए, इसका मतलब आपने कौन सा इंप्लीमेंटेशन किया, क्यू इंप्लीमेंटेशन कर लिया, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना रखते हैं, बहुत सारी बात आपने समझ ली है, 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन आप समझ चुके हो, फंक्शन के बारे में समझ गए आप, आज मैंने दोबारा आपको रिवाइज कराया फंक्शन कैसे लिखते हैं, पॉइंटर का क्या रोल है, और इसके बाद फिर फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन हेडर क्या होता है, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, और इसके अंदर स्ट्रक्चर को कैसे यूज करेंगे। अभी ये मेरे तरफ से ये कॉन्सेप्ट इस प्रोग्राम का पूरा नहीं हुआ है, मैं फिर से आपको अब इन 3 फंक्शन को उस मेन फंक्शन में कैसे जोड़ेंगे और एक बार इसका और कैसे इसे एग्जीक्यूट करेंगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो इसको आपने जो मैंने आपको बताया इसे दोबारा से सुनिए, 2-3 बार अपने कॉपी पे कीजिए, आपको इजीली इट विल बी क्लियर टू यू। देखने में थोड़ा सा अलग सा लगता है बट इट्स वेरी इजी एग्जांपल, इजी कॉन्सेप्ट, इजी टू इंप्लीमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी को ये कह पाते हो कि मुझे लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन आता है तो इससे मतलब ये पता चलता है कि आपको प्रोग्रामिंग की पूरी नॉलेज इसके अंदर है। तो नेक्स्ट बार मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम तीनों फंक्शन को मैं किसके साथ ऐड कर दूंगा, मैं उस फंक्शन जो मेन फंक्शन है उसके साथ इसे जोड़ के पूरा प्रोग्राम एक बार और आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।